आज हम बात करेंगे ईरान के इजराइल पर हमले की, जिससे पश्चिमी एशिया में स्थिति बद से बदतर हो रही है। आने वाले दिनों में ये स्थिति कितनी गंभीर हो सकती है? क्या संयुक्त राष्ट्र या अमेरिका इस युद्ध को आगे बढ़ने से रोकने में कामयाब हो पाएगा, या फिर ये दूसरे देश भी इस युद्ध में कूद जाएंगे? देखिए, जैसा कि हम जानते हैं, पिछले एक साल से सारा घटनाक्रम चल रहा है जब हमास ने इजराइल पर हमला किया था। तो हमास जो गाजा पट्टी की मुक्ति के लिए, जो फिलिस्तीन के लिए लड़ रहा है, उसने इसराइल पर हमला किया था, राष्ट्रीय पर्व पर हमला किया था और उसके 250 लोगों को बंधक बना लिया था। पिछले साल करीब 7 अक्टूबर की घटना है। उसके बाद से इसराइल ने हमास के खिलाफ अभियान चला दिया था और हमास की कमर तोड़ दी थी। गाजा पट्टी में बड़े पैमाने पर इसराइल ने हमले किए थे और वहां पर हमास की तो कमर तोड़ी, बड़ी संख्या में निर्दोष नागरिक भी मारे गए थे। तो इस घटना से जो एक दूसरा संगठन है लेबनान में सक्रिय है और ईरान से वित्त पोषित है, हिजबुल्लाह, इस घटना से बहुत नाराज था। तो हिजबुल्लाह जो हमास के खिलाफ कार्रवाई है इसराइल की, उससे बहुत खपा था और उसने इसराइल पर हमले शुरू करने आरंभ कर दिए थे। ये हिजबुल्लाह का नेटवर्क जो है लेबनान के दक्षिणी हिस्से में है और वो एरिया इसराइल की सीमा से लगता हुआ भी है। तो हिजबुल्लाह इजराइल पर हमले करने लग गया। तो इससे बचने के लिए, जब इजराइल ने देखा कि उसने हमास की तो कमर तोड़ दी है, लेकिन जो दूसरा संगठन है हिजबुल्लाह, वो काबू में नहीं आ रहा है, वो अपने हमले बढ़ा रहा है और वो इस युद्ध को या हमास को के समर्थन में आगे आ रहा है, तो उसने बड़ी कार्रवाई हिजबुल्लाह के खिलाफ भी की। पिछले 2 हफ्तों के दौरान हिजबुल्लाह की कमर तोड़ दी है इजराइल ने। इसके जो बड़े नेता है नसरल्लाह, वो भी मारे गए हैं और भी कई शीर्ष कमांडर हिजबुल्लाह के मारे गए हैं। इसके बाद जब हिजबुल्लाह की भी कमर टूटने लग गई, तो यहाँ एक और सबसे बड़ी चीज है, जो पश्चिमी एशिया में जो एरिया है जहाँ पर सीरिया, इजराइल, गाजा पट्टी, फिलिस्तीन, ईरान है। ईरान यहाँ पर ये जो संगठनों को है, फिलिस्तीन के खिलाफ जो संगठन पनपे हैं, इनको वित्त पोषित, हथियार पोषित करने वाला देश ईरान है। ईरान इसलिए वित्त पोषित करता है क्योंकि ये मुस्लिम कंट्री है, ये इस्लामिक जिहाद को बढ़ावा देता है। ईरान को लगता है कि इजराइल ने मुस्लिमों के साथ अन्याय किया, गाजा पट्टी पर कब्जा किया, फिलिस्तीन पर कब्जा किया, ये ईरान का सोचना है। इसलिए ईरान उनको समर्थन दे रहा है, लगातार उनको पाल पोस के बड़ा कर रहा है। टेक्निकल, फाइनेंशियल, जो भी प्रकार की सहायता होती है वो ईरान इनको देता है। सीरिया भी देता है, आसपास के कुछ और कंट्री है, कुवैत और तमाम कंट्री है, वो भी देते हैं, मुस्लिम कंट्री भी देते हैं। लेकिन मेन जो इनका आगे इनको पालने पोसने में, खड़ा करने में हाथ है, वो ईरान का है। उसके बाद दूसरे नंबर पे सीरिया का हाथ है। फाइनेंस तो बहुत सारे कंट्री करते हैं, बहुत सारे मुस्लिम देश करते हैं। तो अब जब हिजबुल्लाह के खिलाफ ईरान की बड़ी कार्रवाई होगी, लेबनान में तबाही होगी, तबाही मचा दी, तो इसमें 2-3 बातें आ रही थी। एक तो लेबनान भी जवाबी कार्रवाई कर सकता है, लेबनान की तरफ से अभी तक नहीं हुई है। दूसरा, ईरान को लेके ये कहा जा रहा था कि इजराइल जो है ईरान पे अटैक कर सकता है। इसलिए अटैक कर सकता है क्योंकि एक तो ईरान में भी कई इनके नेटवर्क खड़े हैं। दूसरा जो है कि जब तक ईरान को इसके लिए तैयार नहीं किया जाएगा कि वो इनको समर्थन देना बंद करे, तब तक ये खतरा फिर से बना हुआ था कि ये संगठन फिर खड़े हो जाएंगे। आज अगर हिजबुल्लाह, हमास की कमर टूट गई तो क्या हुआ? 6 महीने, साल भर में, 2 साल में फिर खड़े हो जाएंगे, फिर इनको मदद मिलने लग जाए, फिर नए लीडर खत्म हो जाएंगे। एक लीडर खत्म होता है तो दूसरा तैयार हो जाता है। तो ऐसा तो है नहीं कोई एक ही लीडर हमेशा चलाता रहेगा। तो ऐसे में इजराइल को ये लगता है कि ईरान को जब तक सबक नहीं सिखाया जाएगा, तब तक ये संगठन इनका पूरी तरह से खात्मा नहीं होगा, क्योंकि इजराइल ये इस बार ठान चुका है अपने राष्ट्रीय हित में कि ये समस्या को हमेशा के लिए खत्म करना है। तो खबरें ऐसी थी कि इजराइल जो है ईरान पे हमले कर सकता है और ईरान के जो राष्ट्रपति है वो भागे भागे फिर रहे थे, वो कहीं अज्ञात जगह पर छुपे हुए अभी भी, क्योंकि उनको खतरा है कि इजराइल उन पर अटैक कर सकता है, उन्हें बंधक बना सकता है या और बड़ी कार्रवाई कर सकता है। तो इससे पहले कि इजराइल कार्रवाई करता, तो ईरान ने इजराइल पर हमला कर दिया। 181 मिसाइलें कल ईरान ने दागी हैं इजराइल पे। हालांकि इसमें ज्यादातर मिसाइलों को ईरान के जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसने फेल कर दिया। इजराइल का जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसने फेल कर दिया। दुनिया में जो इजराइल एक ऐसा देश है जिसके पास एयर डिफेंस सिस्टम बहुत शानदार है और वो जो भी मिसाइल आती है हवा में, उसको हवा में ही डिफ्यूज कर देता है, उसे वापस भेज देता है, उसे नीचे गिरा देता है।
निशाने पर पहुंचने से पहले। तो इजराइल का दावा है कि उसने ज़्यादातर जो इसके मिसाइलों के अटैक थे उनको विफल कर दिया है, लेकिन इजराइल ने यह भी कहा है कि ईरान ने जो हमला किया है उसका उचित जवाब दिया जाएगा। इसका मतलब है कि ईरान के खिलाफ कोई बड़ा हमला इजराइल करेगा और जिसमें बड़ी तबाही के लिए इजराइल को जिम्मेदार रहना चाहिए, तैयार रहना चाहिए। लेकिन यहाँ प्रश्न ये उठता है कि क्या इजराइल के जवाबी हमले के बाद ईरान पे जवाबी हमला जब होगा वहां तबाही मचेगी, क्या ये वार वहीं पर खत्म हो जाएगी या फिर ईरान जवाबी हमला करेगा? सवाल ये भी है, क्या ईरान और इजराइल के बीच ये सीमित रहेगा? क्या इसमें और कंट्री नहीं कूदेंगे? क्या इसमें संभव है कि सीरिया भी कूद जाए? क्या इसमें संभव है कि लेबनान भी कूद जाए? क्या इसमें संभव है कि दूसरे जो अरब कंट्री है वो भी किसी न किसी रूप से इन्वॉल्व हो जाए, किसी एक का पक्ष ले ले? संभावना तो यही है कि वो ईरान का पक्ष लेंगे। तो ऐसे में तो पश्चिमी एशिया में एक अशांति बढ़ने की जो आशंका जताई जा रही है, तो वो बहुत गंभीर स्थिति आने वाले समय में हो सकती है, क्योंकि इस मामले में अमेरिका वो इजराइल के साथ खड़ा नजर आता है। अमेरिका ने स्पष्ट तौर पर कहा कि उसकी सेना इजराइल को मदद करेगी। ऐसे में जब हम इजराइल को अमेरिका की बैकिंग मिल जाएगी तो इजराइल तो इस समस्या को हमेशा के लिए खत्म करने को आतुर है। इजराइल इस समय पीछे नहीं हटने वाला है, क्योंकि हमने देखा कि गाजा पे भी जब इजराइल को कहा गया था कि अब काफी तबाही हो चुकी है, हमास की काफी बर्बादी हो चुकी है, वहां निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं, आप अपने हमले रोक दो, लेकिन इजराइल ने किसी की नहीं सुनी। तो अभी भी इजराइल किसी की नहीं सुनने वाला है। तो ऐसे में ये चुनौती बहुत बड़ी है। पश्चिमी एशिया में अशांति होने का मतलब है कि पूरी दुनिया का प्रभावित होना। देखिए, रूस और यूक्रेन का युद्ध हुआ है, एक किनारे के देश हैं, दोनों आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन उसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया पर है। आपूर्ति चेन एकदम बिगड़ी हुई है, ईंधन से लेके पेट्रोलियम से लेके तमाम खाद्यान्नों की आपूर्ति चेन दुनिया में गड़बड़ाई हुई है, किसी तरह दुनिया मैनेज कर रही है। अब पश्चिमी एशिया में इसी प्रकार की अशांति अगर पैदा होगी तो इससे एक और नई समस्या पैदा होगी, आपूर्ति चेन प्रभावित होगी, पूरी दुनिया का जो व्यापार है वो प्रभावित हो जाएगा। और जो इस प्रकार के हमले हो रहे हैं, क्योंकि आप देखिए कि हर आजकल एक देश में दूसरे देश में कई देशों के नागरिक रहते हैं, तो इससे नुकसान सिर्फ उसी देश का नहीं, दूसरे देशों का भी होता है, दूसरे देश के लोग भी मारे जाते हैं। तो ये एक गंभीर चुनौती है। और सबसे बड़ी बात है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जो है वो मीटिंग बुला रही है, इमरजेंसी मीटिंग उसने बुलाई है, अपील की है, लेकिन हमने देखा है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद निष्फल एजेंसी हो गई है, वो कुछ नहीं कर पाती है, वो कोई संघर्ष को रोकने में विफल रही है। ऐसे में ये चुनौती है कि ये पश्चिम एशिया में अशांति का ये दौर बेहद लंबा खिंच सकता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा इस बार